हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ फिजिक्स। देखिए, आज हम लोग फिजिक्स में अपने ऑप्टिक्स वाले सेक्शन को यानी कि हम लाइट की जो स्टडी कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये ऑप्टिक्स में आज आपका सेकंड लेक्चर है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ऑप्टिक्स का एक इंट्रोडक्शन लिया था कि ऑप्टिक्स में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें, है ना। ठीक। और आज हम ऑप्टिक्स के पहले सेक्शन को शुरू करेंगे जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स में भी आपको मैंने बताया था कई सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, कई सारे प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं लाइट के। उनमें से पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताई थी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना। देखिए, पिछला लेक्चर अगर आपने विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ उसको पहले विजिट कर लें। या पीछे के लाइट से रिलेटेड 3 वीडियोज़ आ चुके हैं, पहले आप उनको 3-4 वीडियोज़ जो आए हैं उनको अच्छे से देख लें, अच्छे से समझ लें, उसके बाद इस लेक्चर पर आए हैं ना। ठीक। और उन सारे वीडियोस में आपको छोटी छोटी बेसिक बातें लाइट के बारे में सिखाई गई हैं। ऑप्टिक्स के कितने ब्रांचेस होते हैं ये बताए गए हैं। ऑप्टिक्स को मेजरली 3 सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया था, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स में। और आज हम रे ऑप्टिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। रे ऑप्टिक्स क्या होता है या मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता कर रखा है। रे ऑप्टिक्स लाइट का वो ब्रांच होता है जहाँ पर लाइट को हम रे फॉर्म में पढ़ते हैं, यानी कि लाइट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रेवल करे, ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर डील करते हैं। ठीक है ना। आप पिछला लेक्चर विजिट करें, आपको क्लियरली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हमारा आज काम है यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ना, यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है ना। देखिए, हम लाइट का रिफ्लेक्शन तो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लाइट को हटाकर हम सिर्फ रिफ्लेक्शन पर फोकस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन समझ में आएगा तभी लाइट का रिफ्लेक्शन भी हम समझ पाएंगे, है ना। ये रिफ्लेक्शन टर्म का क्या मीनिंग है ना, रिफ्लेक्ट करना मतलब क्या होता है, ठीक है ना। आप डे टू डे लाइफ में इस वर्ड को यूज़ भी करते होंगे, ठीक है। देखिए, हिंदी का वर्ड तो है नहीं ये, हिंदी के वर्ड में इसका मतलब होता है परावर्तित करना, है ना। ठीक। तो परावर्तन एक ऐसा शब्द है जिसको हम डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं ना। लेकिन हाँ, अगर आप इंग्लिश ठीक ठाक बोलते हैं तो आप इतना ज़रूर जानते होंगे कि ये वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में प्रॉपरली डे टू डे लाइफ में यूज़ होता रहता है, रिफ्लेक्ट करना, है ना। ठीक। कई सारे लोग इसको यूज़ कर लेते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं कहूँ कि कई बार, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है ना, वो 10 साल का है, तो उसकी कुछ आदतें उसके पिताजी से मैच कर रही होती हैं। मान लीजिए उसके पिताजी की आवाज़ जो रहेगी, ठीक है ना, वो काफ़ी लो पिच की है, ठीक। और उसके उस 10 साल के बच्चे की भी आवाज़ क्या है, लो पिच की है। तो हम कहते हैं कि ये अपने पिता जैसे कैरेक्टर दिखा रहा है, या अपने पिता की आदतें शो कर रहा है ना, इसके कैरेक्टर इसके पिता जैसे हैं। ये तो हिंदी में हो गया। लेकिन अगर इसी को इंग्लिश में कहना हो तो कई लोग कह देते हैं ही रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ हिज डैड, है ना। वो अपने पिता के कैरेक्टर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्ट करने का मतलब होता है कोई चीज़ किसी से आप लीजिए और उसको लेकर अपने पास उसको आप रख पाएँ तो रखिए, नहीं रख पाए तो नहीं रखिए। कितने समय के लिए रख सकते हो नहीं पता है, लेकिन उसको आप वापस कर दीजिए एज इट इज़, है ना। ठीक। तो इसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन। जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि वो डैड जो थे, ठीक है ना, उस बच्चे के, उस डैड की आदतें थी। उस डैड ने अपने सन को क्या दिया है, कुछ कैरेक्टर्स दिए हैं, है ना। और उसके बच्चे को कैरेक्टर मिले हैं और उसके बच्चे ने उन कैरेक्टर्स को वापस से दिखाना शुरू कर दिया है। ये आदतें उसको कहाँ से मिली थी, अपने डैड से। और इन आदतों को वो दूसरों को भी कर कर दिखा रहा है, यानी कि जो आदतें उसको मिली वो एज इट इज़ दूसरों को वो कर कर दिखा भी रहा है, हम तक पहुंचा रहा है ना। ठीक। मान लीजिए यहाँ पर आप हैं, ठीक है ना, यू, ठीक है ना, आप वहाँ पर हैं और पिताजी से निकली हुई आदत बच्चे को मिली और बच्चा उस आदत को आप तक पहुँचा रहा है, तो हम कहेंगे कि वो अपने पिता के कैरेक्टर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन का सीधा मीनिंग होता है किसी और सोर्स से कुछ लेना और उसको एज इट इज़ वापस कर देना, है ना। ठीक। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्ट करना, ठीक है ना। यानी कि आप किसी से कुछ लेंगे और उसके बदले में, या बदले में क्या, उस जिस चीज़ को आप लिए हैं उस चीज़ को क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन कहा जाता है। लाइट का रिफ्लेक्शन मतलब ये भी ऐसे सिस्टम होगा, किसी से आप लाइट लीजिए, अपने ऊपर उसको फॉल होने दीजिए और उसको अपने से टकराकर वापस कर दीजिए, है ना। ठीक। तो हम कहेंगे हमने लाइट को क्या कर दिया है, रिफ्लेक्ट कर दिया है। इनफैक्ट इस वक्त आप लाइट का रिफ्लेक्शन ही देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, देखिए मैं आपको कैसे नज़र आ रहा हूँ। मेरे इस तरफ भी एक बल्ब जल रहा है और यहाँ पर भी एक बल्ब जल रहा है, ठीक है ना। इस बल्ब से निकली हुई लाइट रेज मेरे इस
चेहरे पर फॉल हो रही हैं, मेरे इस कपड़े पर फॉल हो रही हैं, और वो आने के बाद यहाँ टकराई हैं, टकरा कर इस कैमरे के अंदर जा रही हैं और कैमरे से आप तक पहुँच रही हैं। तो इनफैक्ट इस वक्त आप लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से ही मुझे देख पा रहे हैं। खैर, चीज़ें जो विजिबल होती हैं हमें वो स्कैटरिंग की वजह से होती हैं। स्कैटरिंग रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। आप ऐसा कह सकते हैं रिफ्लेक्शन का ही एक टाइप होता है, लेकिन थोड़ा अलग मैनर है उसका। लेकिन हाँ, लाइट का इस वक्त मेरे चेहरे से आप तक पहुंचने का फिनोमिना रिफ्लेक्शन का ही है ना, क्योंकि मैं उस लाइट सोर्स से लाइट ले रहा हूँ और अपने चेहरे से रिफ्लेक्ट कर कर आप तक भेज रहा हूँ, है ना, ठीक। तो मैं कहूँगा मैं लाइट का क्या कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन कर रहा हूँ, ठीक। तो लाइट का सिंपल मीनिंग होता है, सॉरी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सिंपल मीनिंग होता है किसी सोर्स से लाइट को लेना और उसको अपने ऊपर फॉल होने देना, और फॉल होने के बाद उसको उसी मीडियम में वापस क्या कर देना, भेज देना। इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, ठीक। एक सिंपल सी बात समझिए कि ऑब्जेक्ट्स दो टाइप के होते हैं। 10th क्लास की मैं बात बताने जा रहा हूँ, इसलिए उसको मैं लिखा नहीं रहा हूँ यहाँ पर, आप सुन लीजिए, आपको याद रहेगा, है ना, ठीक। ऑब्जेक्ट्स दो टाइप के होते हैं विद रिस्पेक्ट टू लाइट, है ना। लाइट के सोर्स के बिहाफ पर आप ऑब्जेक्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपके इल्यूमिनेटिंग एजेंट्स या इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स, और एक आपके नॉन ल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स, है ना, ठीक। तो ल्यूमिनेटिंग और नॉन ल्यूमिनेटिंग, ये दो आपको क्या करने हैं, वर्ड से याद रखने हैं। ल्यूमिनेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो खुद ब खुद लाइट सोर्स को डेवलप करे या लाइट रेज को खुद डेवलप करता हो, या लाइट को डेवलप करने का या उसको जनरेट करने की जिम्मेदारी उसकी खुद की हो, किसी से उधार नहीं लेता हो, है ना, ठीक। उसको हम कहते हैं ल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक। जैसे आपका ये बल्ब है, कैंडल, है ना, ठीक। कैंडल भी ल्यूमिनेटिंग एजेंट है या ल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो भी अपने आप को दिखाने के लिए किसी और से लाइट नहीं मांगता है, वो खुद लाइट जनरेट करता है, और वो भी एक का रहेगा आपका ल्यूमिनेटिंग एजेंट रहेगा, ठीक। सन भी एक ल्यूमिनेटिंग एजेंट है। मून, ठीक है ना, मून ल्यूमिनेटिंग नहीं है, वो नॉन ल्यूमिनेटिंग है, क्योंकि मून का जो लाइट होता है वो उसका खुद का नहीं होता है। सन रेज उसके सरफेस पर फॉल होती हैं और वो रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों तक पहुंचती हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो किसी भी सोर्स से लाइट को उधार लेते हों, है ना, और अपने ऊपर फॉल होकर उसको रिफ्लेक्ट कर कर आपकी आंखों तक फेंकते हों, तो उनको हम लोग कहते हैं नॉन ल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स, है ना, ठीक। जैसे हम लोग ल्यूमिनेटिंग हैं या फिर नॉन ल्यूमिनेटिंग है, तो हम लोग नॉन ल्यूमिनेटिंग है क्योंकि हमारे पास खुद लाइट जनरेट करने की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना। हम लोग क्या खुद लाइट जनरेट करते हैं ना, ठीक है ना। हम लोग तो बस दूसरे से लाइट उधार मांगते हैं और उधार मांगकर दूसरों को दे देते हैं, और इसी के सहारे हम दिखते हैं। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स तो खुद का लाइट रे दूसरों को देते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, दूसरों से मांग कर आपको देते हैं। जो खुद ब खुद लाइट रेज डेवलप करते हैं उनको ल्यूमिनेटिंग एजेंट्स कहा जाता है, और जो खुद ब खुद नहीं करते हैं उनको नॉन ल्यूमिनेटिंग एजेंट्स कहा जाता है या नॉन ल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपने कभी रात के अंधेरे में जुगनू को चमकते हुए देखा होगा ना। जुगनू के जो पीछे की तरफ उसका हिस्सा चमकता है, आप बताइए वो खुद के रिस्पेक्ट में क्या है, ल्यूमिनेटिंग है या नॉन ल्यूमिनेटिंग है। तो जवाब है वो ल्यूमिनेटिंग एजेंट होगा या ल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि वो उस अंधेरे में खुद ब खुद उजाले को पैदा कर रहा है, किसी और से वो लाइट नहीं मांग रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, इसको कई लोग बायो के टर्म में बायो ल्यूमिनेसेंस कहते हैं, है ना, ठीक। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब कई सारे ऐसे बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, जो खुद ब खुद लाइट जनरेट करने में क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं, ठीक है ना। आप कई सारे ऐसे लोगों का नाम सुने होंगे, कई सारे ऐसे एल्गाज होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गाज होते हैं, जो लाइट को जनरेट करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, ठीक है ना। सी एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है ना। कई सारे इसके एग्जांपल्स आपको दिख जाएंगे। अगर आपने कभी एक मूवी देखा हो जिसका नाम एक विलन था, उसमें एक सॉन्ग है ना, ठीक। उस सॉन्ग में उस समुद्र के सीन को दिखाया गया है। आपने कभी उस सॉन्ग को प्ले किया हो, एक गाना था तेरी गलियां कर कर, ठीक है ना। उस सॉन्ग को आप कभी प्ले कर कर देखिएगा तो उसमें बायोल्यूमिनेसेंस करते हुए एल्गाज दिखाए गए हैं, ब्लू ग्रीन एल्गाज, जो डाइटम्स होते हैं, ठीक, प्रोटिस्टा वाले ग्रुप में पाए जाते हैं। वो इस फिनोमिना को शो करते हैं। वो समुद्र का एकदम किनारा एकदम जगमगाते हुए नज़र आता है, चमकते हुए नज़र आता है, ठीक है ना। तो ये फिनोमिना अगर आपको देखना है तो आप उस सॉन्ग को विज़िट कर सकते हैं, या आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। अब तो यूट्यूब पर सब अवेलेबल है,
आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, डे टू डे लाइफ में देखना थोड़ा अच्छा लगता है। उस सॉन्ग के अंदर उसका काफ़ी अच्छा सीन भी कैप्चर किया गया है, तो आप चाहें तो उसको देखकर विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक आपका होता है ल्यूमिनेटिंग और दूसरे होते हैं नॉन ल्यूमिनेटिंग, है ना, ठीक। अच्छा, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, आप अलाव जलाते हैं, ठंडी लगती है, ठीक है ना, तो हम अलाव जलाते हैं, तो जो अलाव जलता है, ठीक, वो एक ल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट होगा या नॉन ल्यूमिनेटिंग? तो जवाब है वो ल्यूमिनेटिंग होगा, क्योंकि वो खुद ब खुद लाइट पैदा कर रहा है, लाइट रेस खुद जनरेट कर रहा है, वो किसी और से नहीं मांगता, ठीक है ना। तो क्या आपको दो बातें याद रहेंगी? एक तो लाइट रेस जो रहती हैं वो खुद ब खुद आती हैं और मतलब खुद ब खुद जनरेट होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट से, उनको लिमिनेटिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। और एक होते हैं जिनको जनरेट करने के लिए, या जिनके पास लाइट रेस खुद की नहीं होती हैं, वो दूसरों से मांगते हैं, वो खुद जनरेट नहीं कर पाते हैं, दूसरों से मांगते हैं, खुद पर गिराते हैं, रिफ्लेक्ट कर कर आप तक फेंकते हैं, है ना, ठीक। वो होते हैं आपके नॉन लिमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक। तो ये बात क्लियर रखिएगा। तो रिफ्लेक्शन कौन दिखा सकते हैं आपको? लिमिनेटिंग एजेंट्स या लिमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स और नॉन लिमिनेटिंग, है ना, ठीक। तो देखिए, जो लिमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो खुद ब खुद लाइट जनरेट करते हैं, तो उनको किसी को रिफ्लेक्ट कर कर देने की क्या ज़रूरत है, वो तो खुद सबको लाइट दे रहे हैं ना। रिफ्लेक्शन हम जैसे लोग शो करते हैं, जो क्या होते हैं, नॉन लिमिनेटिंग होते हैं, जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है ना। हम लेते हैं, खुद पर गिराते हैं और रिफ्लेक्ट कर कर वापस फेंकते हैं, ठीक है ना। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है तो आपको कैसे ऑब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे? नॉन लिमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे, वही आपको लाइट का रिफ्लेक्शन कर कर दिखा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, नॉन लिमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स में भी रिफ्लेक्शन कोई बहुत अच्छा करता है तो कोई बहुत ख़राब करता है, ठीक है ना। अब अच्छा करना या ख़राब करने का मतलब क्या हो गया? जैसे आप समझिए, एक ब्लैक कलर का पेपर रखा हुआ है और उस पर लाइट रेस गिर रहे हैं, तो क्या वो अच्छा रिफ्लेक्शन करेगा? नहीं, वो तो लाइट को अच्छी तरीके से क्या करेगा? एब्जॉर्ब, क्योंकि ब्लैक बॉडीज़ जो होते हैं वो अच्छे एब्जॉर्बर्स होते हैं लाइट के या किसी भी प्रकार के रेडिएटिंग एनर्जी के, ठीक है ना। लेकिन अगर उसी जगह पर आप क्या रख दीजिए, मिरर, ठीक है ना, तो मिरर पर गिरने वाला लाइट तो चारों तरफ क्या होगा, मस्त तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है ना, चारों तरफ बढ़िया तरीके से फैलेगा। तो मतलब लाइट किसी नॉन ल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट पर किस अमाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, ये उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पर भी डिपेंड करता है, उसके सरफेस के नेचर पर भी डिपेंड करता है। वो अच्छा रिफ्लेक्टर होगा या ख़राब होगा, ये डिपेंड करता है कि आपने उस सरफेस का नेचर कैसा रखा है ना, ठीक। रिफ्लेक्टिंग रखा है या नॉन रिफ्लेक्टिंग रखा है या एब्जॉर्बिंग रखा है ना, ठीक। तो एक बात समझ लीजिए, आपके नेचर में तो बहुत सारे नॉन लिमिनेटिंग एजेंट्स हैं, लेकिन जब आप रिफ्लेक्शन पढ़ने की बात कर रहे हो तो सबसे बेस्ट नॉन लिमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स जो साबित होते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, वो मिरर्स साबित होते हैं। इसलिए हम भी रिफ्लेक्शन के लिए किनका यूज़ किया करेंगे? जब तक हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे तब तक हम लोग क्या यूज करेंगे? नॉन लिमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स के तौर पर मिरर्स को यूज करते हुए चला करेंगे, है ना, ठीक। तो हम यहाँ पर मिरर को ले लेते हैं और मिरर के सहारे समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक। देखिए, मिरर भी कई टाइप के होते हैं, सबसे पहले आप उनको देख लीजिए, मिरर क्या होते हैं ज़रा ये भी समझने की कोशिश कर लीजिए। मिरर का क्लासिफिकेशन देखते हैं, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले समझिएगा कि मिरर क्या होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, मिरर्स आर दोज नॉन लिमिनेटिंग ऑब्जेक्ट, है ना, नॉन लिमिनेटिंग ऑब्जेक्ट विच हैव हाई टेंडेंसी टू रिफ्लेक्ट दी लाइट रेज। लाइट रेस को हाईली रिफ्लेक्ट करने की टेंडेंसी जिन नॉन लिमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स के पास होती है उनको हम क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। तो मिरर्स जो होते हैं, ठीक है ना, इनको किस तरीके से बनाया जाता है? तो देखिए, पहली बात तो मिरर दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। मिरर में पहला जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ लगा होता है ग्लास, और दूसरा होता है पॉलिश, ठीक। ये दो चीज़ें होती हैं, मतलब समझिएगा, जैसे यहाँ पर एक ग्लास ले लें हम, ग्लास कहा जाए तो कांच का कोई भी एक टुकड़ा, और उसके एक सरफेस को आप पॉलिश कर दीजिए। देखो, पॉलिश को फिजिक्स में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपको बताना चाह रहा है कि इसका एक सरफेस क्या कर दिया गया है, पॉलिश।
और ये पॉलिश किस चीज़ की मेनली चढ़ाई जाती है? लिथार्ज की, पीबीओ की, है ना, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, पीबीओ की पॉलिशिंग की जाती है। तो इसका एक तरफ सरफेस जो रहता है वो क्या रहता है? रिफ्लेक्टिंग हो जाता है, और एक तरफ का सरफेस जो होता है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है ना। इस तरफ आप एकदम प्लेन सरफेस पाएंगे, बढ़िया पाएंगे, और इस तरफ आपको पॉलिश हुई मिलेगी। दो चीज़ें मिरर के पास पाई जाती हैं। मतलब आप कोई भी एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले सकते हैं जिसके आर पार आप देख पा रहे हैं, बस एक तरफ आप पीबीओ की पॉलिशिंग कराते चले जाइए तो आपको वो किसके फॉर्म में दिखने लगेगा? एक मिरर के फॉर्म में दिखने लगेगा, है ना। भाई एक कांच का टुकड़ा है जो ट्रांसपेरेंट हो तो उसमें आपको आपका चेहरा नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब आप उसके पीछे एक ब्लैक पेपर के या अपना हाथ ही लगा देते होंगे तो आपको हल्का हल्का चेहरा दिखने लगता होगा। लेकिन अगर आप सिल्वर कोटिंग वाला कोई भी एक पॉलिश रहता है, लिथार्ज वगैरह है, अगर आप अच्छे से चढ़ा दें तो वो तगड़ी तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट करने लगता है, एब्जॉर्ब करना ही बंद कर देता है, आने वाले लाइट्स को सिर्फ भेजता ही है। तब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर आपका चेहरा उसके अंदर नज़र आएगा। और उस कंडीशन में जो आपको चीज़ मिल रही है, जो फिज़िकल आपको वहाँ पर एक बॉडी मिल रही है, उसको क्या नाम दिया गया? मिरर नाम दिया गया, है ना, ठीक। ये जो आपके सामने इस वक्त सिंबल है ये एक प्लेन मिरर है, क्योंकि इसका सरफेस क्या है? आपका प्लेन है। तो मिरर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ग्लास, दूसरे आपके क्या होते हैं, मतलब उसके पास दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ग्लास और पॉलिश। एक ग्लास और उसके एक तरफ पॉलिश, और एक तरफ आपका सरफेस क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग होगा, ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा, मिरर के पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने के बाद मिरर दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ मिरर के टाइप लिख देते हैं। मिरर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। पहले होते हैं कैटेगरी में प्लेन मिरर्स, है ना, ठीक। प्लेन मिरर्स कैसे होते हैं? तो सिंपली इनका सरफेस क्या होता है? ऐसे प्लेन होता है, ठीक। और इसका एक सरफेस क्या होता है? पॉलिश्ड होता है, और एक होता है एकदम प्लेन, चमकदार, ठीक है ना। तो इधर वाला सरफेस जिस तरफ पॉलिश नहीं है वो क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये हो गया आपका पॉलिश्ड, पीबीओ इस तरफ चढ़ा हुआ है, ठीक। ये जो बना है आपका क्या है? प्लेन मिरर है। दूसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है स्फेरिकल मिरर्स की, है ना, स्फेरिकल मिरर्स। और स्फेरिकल मिरर्स में भी दो सब डिविजन्स होते हैं। पहला आपका होता है, देखो स्फेरिकल मिरर में क्या होता है कि ये सरफेस प्लेन नहीं रहता है, कर्वी स्पेस होता है, कर्वी सरफेस होता है, ठीक है ना, ऐसे कर्व घुमा हुआ है ना। और इसके अगर अंदर की तरफ आप पॉलिश कर दें और इसका आउटर सरफेस यानी कि जो उभरा हुआ सतह है, ठीक है ना, ये उभरा वाला जो सरफेस है, ये जो बाहर निकला है वो वाला अगर शाइनी रहेगा, रिफ्लेक्टिंग रहेगा, ये रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये अंदर वाला क्या है आपका? नॉन रिफ्लेक्टिंग, ठीक है ना। तो इस सरफेस को क्या कहा जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि अंदर वाला पॉलिश्ड, जो अंदर आपका कर्व है, अगर अंदर की तरफ जो धसा हुआ सरफेस है उसको पॉलिश करेंगे और बाहर वाले को शाइनी रखेंगे तो इसको कॉन्वेक्स मिरर कहा जाएगा। और दूसरा आपका होता है, अगर आप जो बाहर निकला हुआ है यानी कि बाहर की तरफ कर्वी स्पेस है उसको पॉलिश कर दें और अंदर जो धसा हुआ पार्ट है उसको रिफ्लेक्टिंग बना देंगे, है ना, यानी कि ये आपकी क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये आपका पीबीओ की पॉलिश हो गई इस तरफ, है ना। यहाँ पर भी जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है किसका पॉलिश होगा? पीबीओ लिथार्ज का। तो ये आपका जो मिरर बनेगा इसको क्या कहा जाएगा? कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। अच्छा, कॉनकेव कॉन्वेक्स के बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हम जब स्फेरिकल मिरर्स को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ मैं आपको इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा, उसमें आप बिल्कुल लिफाइन बट न लें, किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, है ना, ठीक। आप हर क्वेश्चन को आसानी से पिक कर पाएंगे। लेकिन हम शुरुआत प्लेन मिरर से करते हैं। प्लेन मिरर की टेंडेंसीज और उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करना शुरू करेंगे। हम तीनों मिरर्स को पढ़ेंगे। पहले प्लेन मिरर के सारी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि उस पर किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में तो इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं है ना। हाँ, किसी कंपटीशन वगैरह में भी बहुत कम चांसेस होते हैं, पहले बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे लेकिन अब थोड़ा कम हुआ है ना, ठीक। इसके क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं किसी भी कंपटीशन में, कुछ किसी उसमें भी। लेकिन ये कि कंसेप्ट्स अगर इसके क्लियर नहीं रहेंगे तो आगे आपको थोड़ा
दिक्कत होगी चीज़ों को समझने में। तो यहाँ से इन चीज़ों को भी समझते चलें ताकि आपको आगे की चीज़ें आसानी से पिक करने में दिक्कत ना हो, है ना। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर से, ठीक है ना। तो देखिए, आप अभी तक जो चीज़ें मैंने बताई हैं क्या उनको आप समझ पाए हैं। मिरर्स क्या होते हैं? मिरर वो नॉन लिमिनेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास हाई टेंडेंसी होती है लाइट को रिफ्लेक्ट करने की। ठीक, चलिए ये बात तो क्लियर हो गई। मिरर्स के या हाई टेंडेंसी लो टेंडेंसी का मतलब क्या था, और नॉन लिमिनेटिंग और लिमिनेटिंग ऑब्जेक्ट क्या थे? जो खुद ब खुद लाइट जनरेट करते हों लिमिनेटिंग, जो नहीं कर पाते हों नॉन लिमिनेटिंग। नॉन लिमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमेशा उधार की लाइट दूसरों से लेते हैं और आपको रिटर्न करते हैं। इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन। किसी से लाइट लो और उसको रिफ्लेक्ट कर कर या उसको अपने पास से टकरा कर आप तक भेज दो, इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिरर से कराया जाता है क्योंकि मिरर्स बेस्ट होते हैं रिफ्लेक्शन करने में, है ना। मिरर दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर्स और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर आपके सामने है, सरफेस इसका प्लेन होता है, एक तरफ पॉलिश एक तरफ रिफ्लेक्टिंग, और स्फेरिकल मिरर्स भी आपके सामने हैं। इनमें भी एक सरफेस पॉलिश और एक तरफ क्या होता है? आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लेकिन दो तरह के बन जाते हैं क्योंकि उस सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग वाला बनता है वो दो टाइप में आपको दिखाई देगा। कहने का मतलब क्या है? अगर आपका उभरा हुआ सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, शाइनी है, तो कॉन्वेक्स। अगर आपका धंसा हुआ सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग है, शाइनी है, तो उसको क्या कहा जाएगा? कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। तो ये इतने हैं। हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे? रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर से, ठीक। तो इसको यहाँ तक आप नोट करिए, इसके आगे बढ़ा जाए, है ना। ठीक, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम देख रहे हैं और इसमें सबसे पहली चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन। तो ज़रा समझने की कोशिश करिए। किसी भी सरफेस पर रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेना पड़ेगा, और क्योंकि हम प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन समझ रहे हैं तो हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेंगे जो कि क्या होगा? आपका प्लेन मिरर होगा, ठीक है ना। प्लेन मिरर से ही हम रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करने चल रहे हैं, ठीक। तो ये यहाँ पर है एक प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर का हम नाम रख देते हैं एम डैश, ठीक है ना। लेंथ है इसकी एम डैश, एक एंड को एम और दूसरे को एम डैश, ठीक। अब इस पर हम एक लाइट रे गिराते हैं, ठीक है ना। अब लाइट रे किसी न किसी ऑब्जेक्ट से मांगी ही गई होगी। हमने जैसे पढ़ा है कि लाइट रेज जो खुद ब खुद देते हैं वो ल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो मतलब ये लाइट रे भी किसी न किसी ल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट से मांगी गई होगी। चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या लगा था? एक बल्ब लगा था, ठीक। और उसी बल्ब से यहाँ पर एक लाइट रे का हम रिफ्लेक्शन समझने की क्या करते हैं? कोशिश, ठीक। तो यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है और इस बल्ब से यहाँ क्या निकल रही है? लाइट रे, ठीक है ना। लाइट रे किस तरफ जाएगी इसका प्रोपगेटिंग डायरेक्शन भी दिखाना जरूरी है, ठीक। देखिए, जो लाइट रे किसी इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट से निकलकर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आकर गिरती है, उस लाइट रे को कहा जाता है इंसिडेंट रे। क्या कहा जाता है? इंसिडेंट रे। इसको समझिएगा ध्यान से। जो लाइट रे किसी इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट से निकलकर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आकर गिरती है, उस लाइट रे को क्या कहा जाता है? इंसिडेंट रे, यानी कि आने वाली रे, ठीक है ना। गिरने वाली रे, इंसिडेंट होने वाली रे, ठीक। और ये जो आपका सरफेस है, ये तो कैसा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक। रिफ्लेक्टिंग सरफेस की टेंडेंसी क्या होती है? वो किसी भी लाइट रे को क्या कर देते हैं? उसी मीडियम में वापस भेज देते हैं। अच्छा, लाइट रे जहाँ पर गिरता है, जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस पॉइंट को लाइट रे टच करता है उसको कहा जाता है इंसिडेंट पॉइंट। क्या कहा जाता है? इंसिडेंट पॉइंट, ठीक। ज़रा समझिएगा ध्यान से। दो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। पहली चीज़ क्या है?
तीन चीज़ें हो चुकी हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक ऐसा सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने की पावर रखता हो, यानी कि लाइट को उसी मीडियम में भेजने की पावर रखता हो, उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाता है। द सरफेस विच हैव टेंडेंसी टू रिफ्लेक्ट द लाइट आर नोन एज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। ठीक, चलिए, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। इंसिडेंट रे क्या होता है? द लाइट रे विच कम आउट फ्रॉम द illuminating ऑब्जेक्ट एंड इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर नोन एज इंसिडेंट रे, है ना। जो लाइट रे illuminating ऑब्जेक्ट से निकलकर आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होती हो, आकर गिरती हो, उस लाइट रे को क्या कहा जाता है? इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस पॉइंट को टच करती है, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? इंसिडेंट पॉइंट। बात समझिए, जैसे मान लीजिए लाइट रे आकर यहाँ टच किया होता तो इंसिडेंट पॉइंट यहाँ बनता, यहाँ टच किया होता तो इंसिडेंट पॉइंट यहाँ बनता, यहाँ टच किया होता तो इंसिडेंट पॉइंट यहाँ बनता। कुल मिलाकर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस पॉइंट को आपका इंसिडेंट रे टच करेगा, उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? इंसिडेंट पॉइंट कहा जाएगा। ये क्लियर रखिएगा। इंसिडेंट पॉइंट इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर बन सकता है जहां पर लाइट रे पहली बार सरफेस को टच करेगा। ठीक, चलिए, तो तीन चीज़ें हो गई हैं। ठीक, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इंसिडेंट रे और इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट पर, जहाँ पर इंसिडेंट पॉइंट रहेगा वहीं पर, इंसिडेंट पॉइंट पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के 90 डिग्री पर खींची गई इमेजिनरी लाइंस को नॉर्मल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्मल कहा जाता है। नॉर्मल की डेफिनेशन फिर से सुनिएगा ध्यान से, ठीक है ना। नॉर्मल की डेफिनेशन क्या लिखे हैं? इंसिडेंट पॉइंट पर, देखिए इंसिडेंट पॉइंट यहाँ होता तो हम नॉर्मल यहाँ ड्रॉ करते, ये इंसिडेंट पॉइंट यहाँ होता तो हम नॉर्मल यहाँ ड्रॉ करते। नॉर्मल हमेशा आपको इंसिडेंट पॉइंट पर ड्रॉ करना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। फिर से सुनिएगा, नॉर्मल की डेफिनेशन क्या है? द इमेजिनरी लाइन प्रेजेंट एट इंसिडेंट पॉइंट विच इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ एंगल कितना बनना चाहिए? 90। ठीक, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये यहाँ पर इंसिडेंट पॉइंट है, तो इंसिडेंट पॉइंट के 90 डिग्री पर, जैसे चौक दिख रहा है मेरे हाथ के, क्या है? 90 डिग्री पर है, या इस पाल्म के सरफेस के 90 डिग्री पर है, तो ये इसका नॉर्मल कहलाएगा, है ना। ठीक, क्या कहलाएगा? नॉर्मल। आप ऐसे कर कर देख लें तो देखो अभी भी ये नॉर्मल ही है, क्योंकि मेरे हाथ के सरफेस से क्या है? 90 डिग्री पर है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री पर आपको यहाँ पर क्या ड्रॉ करना होगा? नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। सिंपली आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस से 90 डिग्री पर ड्रॉ किया गया इमेजिनरी लाइन क्या कहलाता है? नॉर्मल कहलाता है। क्लियर है ये बात? चार चीज़ें हो गई हैं आपके पास। ये क्या है आपका? नॉर्मल, ठीक है ना। ये आपका क्या है? नॉर्मल है। ठीक, फिर से ध्यान समझिएगा, किसी भी इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आती हैं उनको इंसिडेंट रे कहा जाता है। इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट लाइट रे जहाँ पर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जिस पॉइंट पर टच करता है उसको इंसिडेंट पॉइंट कहा जाता है, और इंसिडेंट पॉइंट पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया गया एक इमेजिनरी लाइन क्या कहलाता है? आपका नॉर्मल कहलाता है। ठीक, नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रे के बीच बनने वाला एंगल क्या कहलाता है? इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाता है? आपका क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में ना, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में बनने वाले एंगल को GA ग्लांस एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लांस एंगल कहते हैं। और एक बात यहाँ से आपको क्लियरली समझ लेना चाहिए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि ग्लांस एंगल प्लस इंसिडेंट एंगल, है ना। ठीक, अच्छा, एंगल्स के फॉर्म में दिखाना है, थोड़ा ऐसे लिख दीजिए, एंगल यानी कि ग्लांस एंगल प्लस इंसिडेंट एंगल, दोनों का समीशन कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अगर आप डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएँ तो, है ना। इस ग्लांस एंगल और इंसिडेंट एंगल का एडिशन किसके बराबर होगा? आपको 90 डिग्री के बराबर मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ठीक, तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखे हैं फटाफट आप वापस से देखिए। ठीक, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर दो सरफेसेस विच हैव टेंडेंसी टू रिफ्लेक्ट द लाइट। ठीक, फिर से रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर दो सरफेसेस विच हैव टेंडेंसी टू रिफ्लेक्ट द लाइट। ठीक, चलिए, इंसिडेंट रे क्या होता है? इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट से निकलने वाले लाइट रेज क्या कहलाते हैं? इंसिडेंट रे कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जाकर गिरेंगे, ठीक है ना। जहां गिरेंगे उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? इंसिडेंट पॉइंट कहा जाएगा। इंसिडेंट पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया गया लाइन क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। ठीक, दो बातें क्लियर हैं।
और उसके बाद इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में बना हुआ एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इंसिडेंट लाइट के बीच में बना हुआ एंगल, ग्लांस एंगल। ग्लांस एंगल प्लस इंसिडेंस एंगल का समीशन क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये आपको क्लियरली यहाँ से याद रखना है। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे सिस्टम पर। क्योंकि ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो हमने यहाँ पढ़ा था कि कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइट अपने पास नहीं रखता है, वो दूसरों से लाइट उधार मांगता है और उसको कुछ देर तक या कुछ मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड तक अपने पास हो सकता है रखता हो। आगे फिनोमिना हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि लाइट चले जाते हैं, पार्टिकल्स उसी हिसाब से टेंड करते होंगे और वो आता है और उससे टकराकर उसी मीडियम में वापस चला जाता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस की क्या होती है, यही प्रॉपर्टी होती है कि वो आने वाले लाइट को रिफ्लेक्ट कर कर आप तक वापस भेज दे, उसी मीडियम में वापस चला जाने दे, है ना। देखिए इस बल्ब से निकलने वाली लाइट रेज एयर वाले मीडियम से आए, मेरे चेहरे पर टकराए और टकरा कर वापस से एयर वाले मीडियम में चले गए। तो जिस मीडियम से आए थे उसी मीडियम में क्या हो गया, वापस चले गए। ये लाइट रे भी आया है और आकर वापस चला जाएगा। ठीक, आपको एक बात का ख्याल रखना है कि वापस जाते वक्त, ठीक है ना, इस वाले एंगल को ऐसे ड्रॉ करिएगा कि वो इस वाले एंगल के बराबर बने। मतलब अगर ये 30 डिग्री पर आया होता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है 30, तो हम इसको जब ले जाएंगे तो भी कितने डिग्री पर ले जाएंगे, लगभग 30 पर ही ले जाएंगे। तो देखो मैं इक्वली ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, अगर ना बने तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा ना। ठीक, तो नियर अबाउट इक्वली बना है, ये इक्वल एंगल पर ही रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है ना। तो देखो ये जो लाइट रे उसी मीडियम में वापस जा रहा है ना, इसका नाम रखा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। क्या रखा जाता है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। क्या रखा जाता है, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रेज कौन से रेज होती हैं, जो लाइट रेज किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराकर फिर से उसी मीडियम में चली जाती हैं ना, उन लाइट रेज को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। ठीक, जो लाइट रेज आया और टकराने के बाद जो जा रहा है, देखो ये इंसिडेंट लाइट ही था लेकिन अब इसका नाम बदल रहा है क्योंकि ये टकरा कर वापस जा रहा है, रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है। तो इंसिडेंट रे आया और जब टकरा कर वापस जाने लगता है, रिफ्लेक्ट होकर जाने लगता है, तो इसी का नाम बदल कर क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कर देते हैं। क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हुई लाइट है, आया और टकरा कर वापस जा रहा है, फिर उसी मीडियम में जा रहा है, तो इसका नाम अब क्या कहा जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे कहा जाएगा। और उसके बाद ये वाला जो एंगल है ना, ठीक, यानी कि किसके किसके बीच में, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका आर बन जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास एक डायग्राम पूरा यहाँ पर प्रेजेंट है जिसमें आपको प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होने वाले या प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन से जुड़े हुए लगभग हर पॉइंट का यहाँ वैल्यूएशन दिख रहा होगा, है ना। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत से एक एक बात देख लेते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस क्या होते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर दो सरफेस विच हैव टेंडेंसी टू रिफ्लेक्ट द लाइट। इंसिडेंट रे, द लाइट रेज विच कम आउट फ्रॉम द illuminating objects and incident on non-illuminating objects, है ना। ठीक, आर नोन एज इंसिडेंट रेज, ठीक है ना। इंसिडेंट पॉइंट, द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट विच इंसिडेंट लाइट रेज आर इंसिडेंट, है ना। जहाँ पर इंसिडेंट रेज आकर गिरते हैं, जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, उस पॉइंट को नाम क्या दिया जाता है, इंसिडेंट पॉइंट नाम दिया जाता है। और इंसिडेंट पॉइंट पर अगर आप, इंसिडेंट पॉइंट पर ही ड्रॉ किया जाता है ना, ठीक, इंसिडेंट पॉइंट पर इस सरफेस के, किस सरफेस के, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के 90 डिग्री पर जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है उसको क्या कहा जाता है, नॉर्मल कहा जाता है। और उसके बाद ये लाइट आया है तो उसको टकरा कर वापस भी जाना पड़ेगा क्योंकि ये साहब रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं और रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस की जिम्मेदारी यही है कि आने वाले लाइट को उसी मीडियम में क्या किया जाए, वापस भेजा जाए। ठीक, तो आया हुआ लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है तो अब इसको इंसिडेंट रे की बजाय हम क्या कहना शुरू करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहना शुरू करेंगे। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल को क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। ठीक, ये बात यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द फिनोमिना इन विच लाइट रेज गेट रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम मीडियम फ्रॉम विच दे कम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। सिंपली आप कह सकते हैं
कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसा एक फिनोमिना है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लाइट जिस मीडियम से आए रहते हैं उसी मीडियम में लौट कर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो हम कहेंगे हमने लाइट को क्या कर दिया है, रिफ्लेक्ट कर दिया है। सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ आप ज़्यादा सोचिए मत, है ना। आपसे कोई पूछे तो आप सिंपली बताइए लाइट आया, टकरा कर उसी मीडियम में चला गया, रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा कुछ बर्डन लेने की जरूरत नहीं कि यहाँ कुछ हाइपर साइंस यहाँ पर लग रहा है। हाँ, डिटेल में देखेंगे तो और कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिखेंगे, लेकिन सिंपली अगर आपसे कोई भी पूछता है कि यार क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप समझते हैं, तो हम बिल्कुल समझते हैं। एक किसी मीडियम से लाइट का चलकर आना और उसी मीडियम में वापस लौट जाना क्या कहलाता है, आपका रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक। रिफ्लेक्शन कौन करते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस करते हैं, ठीक है ना। सबसे अच्छे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस क्या होते हैं, मिरर्स होते हैं। मिरर्स में अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले इस कॉर्नर में हम रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है ना। The event in which light rays get back to the event in which light rays get back to the same medium from where they come, ठीक है ना, by any surface is known as reflection of light। तो देखो, the event in which light rays get back to the same medium from where they came, ठीक है ना, where they came by any surface is known as reflection of light, है ना। मतलब कहने का क्या है कि किसी भी मतलब लाइट का एक ऐसा इवेंट जिसमें लाइट रेज जिस मीडियम से आए हों उसी में रिफ्लेक्ट होकर चले जाएं, किसके द्वारा, बाई एनी सरफेस, कोई एक सरफेस हो जिस पर टकरा कर उसी से वापस उसी मीडियम में चला जाए, तो हम कहेंगे लाइट ने क्या कर लिया है, रिफ्लेक्शन कर लिया है। सिंपली आप भी इसको याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है एक इवेंट या एक ऐसा फिनोमिना, द फिनोमिना इन विच लाइट रेज गेट बैक टू द सेम मीडियम फ्रॉम वेयर दे कम। और कौन इनको करता है रिफ्लेक्ट, बाय एनी सरफेस। अब वो सरफेस अच्छा लेंगे खराब लेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। अच्छा लेना चाहते हैं मिरर लीजिए, खराब लेना चाहते हैं कोई भी बॉडी ले लीजिए, है ना। वो उतना अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं करते हैं, बाकी करते तो सभी हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे तो हमको दिखाई कैसे देंगे, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट रेज हमारी आंखों पर आनी तो चाहिए तभी तो दिखेंगी। तो रिफ्लेक्शन तो सब करते हैं, लेकिन अगर ज़बरदस्त रिफ्लेक्शन आपको देखना है तो मिरर से मिलिए, मिरर से मुलाकात करेंगे तो आपको रिफ्लेक्शन ज़बरदस्त मिलेगा। बाकी ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्शन तो करते हैं पर उतने पावरफुल वे में नहीं कर पाते जितना मिरर्स कर पाते हैं, ठीक। तो एक ऐसा इवेंट जिसमें लाइट रेज जिस मीडियम से आए उसी मीडियम में लौट जाएं किसी सरफेस से टकराकर, तो उस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, ठीक। आप यहाँ साफ देख सकते हैं लाइट रेज जिस मीडियम से आए थे टकराकर उसी मीडियम में वापस चले गए हैं, तो इस फिनोमिना को क्या कहा जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाएगा। यहाँ पर हम कहेंगे इस प्लेन मिरर ने लाइट को क्या कर दिया है, रिफ्लेक्ट कर दिया है। तो हम यहाँ नीचे इसके लिख सकते हैं, ये डायग्राम किस चीज़ को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, है ना, ठीक। यानी कि आपका लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन कर रहा है, इस डायग्राम से आप इजीली दिखा सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पर कौन क्या किसको, जरा ये देख लीजिए, आई यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, आर रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ऑफ ग्लांस, ठीक है ना, या ग्लांस एंगल, ठीक है ना, और इसी को कई लोग ग्लांस एंगल भी कहते हैं, ठीक। और डायग्राम से एक बात तो आपको साफ दिख रहा होगा, ग्लांस एंगल प्लस इंसिडेंट एंगल की वैल्यू या उनका एडिशन जो है वो कितने डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, कई सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाता है, ठीक। आगे चलकर इसका यूज़ कर कई बार आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। देखिए किसी भी एग्ज़ाम में पर्सनली प्लेन मिरर पर तो कोई क्वेश्चन नहीं आता है, हाँ, लेकिन इसका यूज कर लेते हैं। जैसे भी आप आगे चलकर लेंस पढ़ेंगे या कई सारे पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि एक लेंस रख दिया गया है, उससे लाइट आया, फिर मिरर रख देगा, कहेगा उससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट उधर चले गए। तो फोकल लेंथ इन सबको निकालने में लेंसेज के इनका यूज़ किया जाता है। तो आप अभी पढ़कर रखेंगे तो वहाँ पर फिर आपको ये सब यूज़ आ जाएगा, यूज करेंगे आप कहीं ना कहीं, है ना, ठीक।
तो ये आपके मन में थोड़ा एक फ्रेम होना चाहिए, है ना, ठीक। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ तक अगर आप समझे हैं तो इस डायग्राम को भी अगर आप समझें तो आगे हम लोग रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉज होते हैं। देखिए 2 लॉज होते हैं, पहले दोनों लॉज को सुन लीजिए, तो मैं लिखकर भी आपको दिखा दूंगा, सिंपल से लॉज हैं। देखिए पहला लॉ ये कहता है रिफ्लेक्शन का कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा एक ही प्लेन में होंगे, वो कभी अलग अलग प्लेन में नहीं हो सकते हैं। चलिए इसका मतलब क्या है, आप सिंपली समझने की कोशिश करिएगा। मेरे पास ये 3 चौक हैं, ठीक है ना, इन चौक से आप समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए ये बीच वाला आपका क्या है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है ना, और ये आप ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, और ये जो जा रहा है ये रिफ्लेक्टेड है ना। इस वक्त एक प्लेन में, एक प्लेन का मतलब होता है एक लाइन में होना। जैसे अभी आप देख रहे हो, आपको कैमरे में दिख रहा होगा, तो इस पहले वाले चौक के पीछे जस्ट ये दोनों होंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक प्लेन में नहीं है, तो देखो ये ऐसे बाहर आ जाएगा। अगर आप सामने से देखें तो ऐसे, और इधर से देखें तो ऐसे, ठीक। तो मेरे उंगलियों की वजह से भले आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन फिर भी आपको आपकी इस चौक के पीछे बीच वाला चौक, जैसे पहला वाला चौक है उसके जस्ट पीछे होगा बीच वाला चौक, लेकिन मेरा जो मेरे तरफ वाला चौक है ये देखिए थोड़ा प्लेन से बाहर है, ये आपको अलग दिख रहा होगा। मैं एक प्लेन में करने जा रहा हूँ, ज़रा देखिएगा, अब ये तीनों एक प्लेन में है। अब आपको देखो तीनों एक लाइन में दिख रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि इस वक्त ये एक प्लेन में है और इस वक्त ये अलग अलग प्लेन में है ना, ठीक। और भी आप बिगाड़ सकते हैं इनको, अभी एकदम अलग अलग प्लेन में हो गए। अब आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये तो तीनों एक प्लेन में, तीनों एक प्लेन में ऐसे होंगे, है ना, ठीक, एक लाइन में रहें। जब आप ऐसे देखें तो एक लाइन में दिखें हर तरफ से, है ना, तो इसको एक प्लेन में रहना कहा जाता है। तो आपका पहला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, है ना, यानी कि ये इंसिडेंट रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये तीनों हमेशा क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। ये आपको हमेशा मानकर चलना है। आप इनको अलग अलग प्लेन्स में नहीं बना सकते हैं, इनको आपको एक ही प्लेन में बनाना पड़ेगा, है ना, ठीक। मतलब अगर आप ऐसे कहीं रख दो, जैसे इस वक्त ये बोर्ड पर एक ही प्लेन में ही है ना, तीनों एक ही प्लेन में है, देखिए तभी तो ये इस बोर्ड के एरिया पर आ गए हैं। अगर अलग अलग प्लेन में होते तो एक कोई ऐसे उठा रहता, यहाँ से ऐसे आकर गिर रहा होता, है ना, लेकिन ये तो ऐसे ही है, इसी पर आया है और इसी पर टकरा कर वापस जा रहा है, और नॉर्मल भी इसी प्लेन में ही बना है, इसी एरिया पर बना है। प्लेन का मतलब होता है किसी का एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है ना। जैसे यहीं पर मैं कह रहा हूँ कि एक प्लेन, तो देखो इसके पास भी तो एक एरिया होगा। अगर आप देखें तो ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर, है ना, आप इसका एरिया निकाल सकते हैं यहाँ से लाइन खींच कर, कुछ भी, है ना, ठीक। तो ये एक ही प्लेन में होने चाहिए, पहला रूल है। और सेकंड लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का, तो सेकंड लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर ये 30 डिग्री पर आकर यहाँ पर गिरा है, मतलब इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बनाते हुए आया है, तो आपका रिफ्लेक्टेड रे वो नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बनाता हुआ वापस भी जाएगा, है ना, ठीक। यानी कि ये वाला एंगल, इंसिडेंस एंगल हमेशा रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होगा, और ये ग्लांस एंगल इधर वाले ग्लांस एंगल के क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ये रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ है, ठीक। इन दोनों लॉज को आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक। पहला क्या था, ये तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए, और दूसरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना, ठीक। तो ये अगर डायग्राम आप बना चुके हैं तो फटाक से मैं दोनों लॉ लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर दोनों लॉस फटाक से देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला क्या है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो पहला इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे शुड बी इन ए सेम प्लेन, ठीक है ना। ये आपका पहला पॉइंट है, तीनों एक प्लेन में होने चाहिए। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये आपका सेकेंड लॉ है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट बातें क्या ध्यान रखनी है रिफ्लेक्शन से प्लेन मिरर के, कि यहाँ पर इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है, ये पहला पॉइंट। दूसरा,
ग्लांस एंगल प्लस इंसिडेंस एंगल का समीशन क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और क्योंकि I इक्वल R है तो आप इसके जगह पर क्या रख सकते हैं, R भी रख सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि ग्लांस एंगल प्लस रिफ्लेक्शन एंगल का, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का समीशन भी किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको कहाँ से सीख कर रखनी है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन के लॉस से, ठीक, और रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर से हम लोग को हेल्प करेंगे कई सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने में। ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात थी प्लेन मिरर से। अब एप्लीकेशंस देख लेते हैं इसके, यानी कि एप्लीकेशंस क्या होते हैं आपके प्लेन मिरर के। ठीक, तो एप्लीकेशन अगले लेक्चर में हम लोग देख लेंगे। ठीक, आज के लिए इतना हम लोग रखते हैं, उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर का पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे, है ना। अगले लेक्चर में आपका प्लेन मिरर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको सारे बता देंगे, इसके जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं ख़त्म हो जाएगा। उसके अगले लेक्चर से हम लोग स्फेरिकल मिरर को कवर अप करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना रखते हैं और फिर अगले लेक्चर में